हाँ जी। तो अब ये बात हम कर रहे थे होल्डर इन ड्यू कोर्स की, ठीक है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो होता है, मैंने बताया कि जो फॉर कंसिडरेशन उस इंस्ट्रूमेंट का होल्डर बनता है, बिफोर मेच्योरिटी बनता है होल्डर, और उसको कोई जो ट्रांसफरर है उसके अगर कोई टाइटल में डिफेक्ट है तो उसका उसको कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है। क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स अपने नाम में सू कर सकता है, अपने नाम में कोर्ट केस फाइल कर सकता है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, ठीक है। और पेमेंट इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब ये है कि पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, ठीक है। जो अपेरेंटली लगता है, भाई उसके ऊपर पार्टी का नाम लिखा होता है, उसके ऊपर अमाउंट लिखी होती है, उसके ऊपर डेट लिखी होती है, उसके बैक साइड में एंडोर्समेंट लगी होती है, ठीक है ना। तो अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब ये है कि पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन in possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive payment of the amount therein mentioned, ठीक है। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब ये है कि जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसको पेमेंट हुई है तो वो गुड फेथ में पेमेंट हुई है, विदाउट नेग्लिजेंस हुई है, ठीक है, और कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है कि वो एंटाइटल्ड नहीं था उस पेमेंट का। ये क्या करता है, ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, किसको? बैंकर को। मान लीजिए भाई ऐसा है, चेक के ऊपर लिखा हुआ रामलाल और ऑर्डर, ठीक है। अब एक आदमी बैंक में चला गया, तो उन्होंने कहा भाई रामलाल लिखा है इस पर, तुम रामलाल हो क्या? लो जी, ये मेरा इलेक्शन कार्ड है, मेरा आधार कार्ड देख लो, मेरा पैन कार्ड देख लो। तो उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स मान लिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने गुड फेथ में की है, विदाउट नेग्लिजेंस की है, सब चीजें उसके पास है। इसके बाद में हम ये बात कर रहे थे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है ना। तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेएबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। इसकी दो कंडीशन है, पहली बात मेड इन इंडिया, और जो दूसरी कंडीशन है वो उसमें आइदर और है, या तो मेड पेएबल इन इंडिया हो या फिर ड्रॉन ऑन पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि ड्रॉन ऑन पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है लेकिन पेएबल इन इंडिया है, तो उस केस में ये इनलैंड मान लिया जाएगा, ठीक है। फॉरेन जो है, जो इनलैंड नहीं है वो फॉरेन है। उसके बाद में आते हैं कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो है ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया एंड मेबल पेएबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो पहली कंडीशन मैंने बताई, वो तो एक प्राइमरी कंडीशन है, मतलब ये जो है ये ड्रॉन होना चाहिए या मेड इन इंडिया होना चाहिए। तो मेड इन इंडिया तो होना ही चाहिए, अगर मेड आउटसाइड इंडिया तो वैसे ही फॉरेन है, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन प्राइमरी कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है दोनों में से एक हो, या तो ये हो कि भैया ड्रॉन ऑन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हो या मेड पेएबल इन इंडिया हो, ठीक है। लेकिन अगर ड्रॉन इन इंडिया ही नहीं है तो प्राइमरी कंडीशन ही सेटिस्फाइड है, तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। A negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange and check payable either to order or to bearer। ये सब हम पढ़ चुके हैं उसके salient features में। आगे देखते हैं। A promissory note, bill of exchange or check is payable to bearer which is expressed to be so payable or on which only or last endorsement is endorsement in blank, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार तो इनिशियली ही bearer इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर ही लिखा हुआ है पे रामलाल और bearer, ठीक है। या फिर ये है कि कई बार हम क्या करते हैं, ये ट्रांसफर कैसे होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये होते हैं बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट। तो अगर एंडोर्समेंट ब्लैंक है तो उस केस में ये जो है, मान लीजिए ऊपर लिखा हुआ एबीसी एंड कंपनी, ठीक है, और ऑर्डर, पीछे एबीसी कंपनी ने अपनी स्टैंप लगाई और उस पर साइन कर दिए, ठीक है ना, तो ब्लैंक एंडोर्समेंट हो गई। उसके ऊपर कोई भी आदमी साइन करके उससे वहां से पेमेंट ले सकता है, ठीक है। तो जहां पर जो मान लो एक ही एंडोर्समेंट है वो ब्लैंक एंडोर्समेंट है, या फिर एंडोर्समेंट ना सीरियल में चलती है, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तो अगर लास्ट एंडोर्समेंट ब्लैंक में है तो भी ये जो है बियरर इंस्ट्रूमेंट माना जाए, ठीक है। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी मेड पेएबल टू टू और मोर पेइज जॉइंटली। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा पेई का नाम हो, उसमें दो पेइज का नाम हो या दो से ज्यादा पेइज का नाम हो, या ऑल्टरनेटिव में हो कि भाई एक को पेमेंट मिलेगी या दो को पेमेंट मिलेगी, या टू वन और
सम ऑफ द सेवरल पेज। तो इस तरह से मतलब इट कैन बी आइदर, इट कैन बी 2 और मोर पेज jointly, it can be in the alternative to 1 or 2, or it could be 2 or on sum of several pages। ठीक है, अब ये इन्होंने एग्जांपल दिए कि भाई ये टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो पहला तो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक। ठीक है, या तो पेबल टू ऑर्डर हो विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, और विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू ए पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर, जैसे मैंने कंडीशनल ट्रांसफर की बात की। ठीक है, या कंडीशनल एंडोर्समेंट की बात की, और इंडिकेटिंग एन इंटेंशन दैट इट शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल। तो अगर आपने उसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है तो एंडोर्समेंट अगर हो ही नहीं सकती तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन 13 ऑफ द एनआई एक्ट डिफाइंस द वर्ड्स नेगोशिएबल। ये मैंने आपको पहले बताया, नॉर्मली सेक्शन 2 में डेफिनेशन रहती है, फर्स्ट में एप्लीकेबिलिटी, सेकंड में डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पर ये सेक्शन 13 में है। तो ये सारे बैंकर, डिमांड ड्राफ्ट, ये जो है ये भी एक टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है सॉरी, करेंसी नोट जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट। मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि जो आरबीआई एक्ट है ना वो भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आरबीआई की साइट पे आप चले जाओ, बहुत सारी चीजें हैं वहां, और खासतौर से जो जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आरबीआई से गवर्नमेंट पूछती है। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बहुत सारी चीजें। तो बेसिक बातें, तो आपको पीएलआर क्या होता है, ये सब बातें तो पता होनी ही चाहिए। अगर ये बातें पता नहीं है तो आप जो है नहीं उसको डील कर पाएंगे। वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए अलग से हमारे पास पार्ट है उसका, ये अपना जो फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला, उसमें हम आरबीआई वाले प्रोविजंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई नोट्स है जो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड, तो वो आप भी मुझे, मेरा मेल आईडी होगा ही आपके पास, नहीं तो व्हाट्सएप पे आप भी भेज सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे देखिए इन क्लासेस का पर्पस क्या है कि डुअल पर्पस है। ऐसा है कि मैं भी आपके साथ साथ ही पढ़ रहा हूँ, मुझे भी ऐसा है, ये सब हमने कब पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था 12वीं में 11वीं में, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह हम पढ़ते थे जब कॉमर्स के स्टूडेंट थे। उसके बाद हमने बी कॉमर्स की, उसमें पढ़े, फिर सीए में पढ़े, फिर कुछ एक्ट्स एलएलबी में पढ़े। लेकिन क्या होता है कि जब आप पढ़ते हो ना खाली, तो जब आप स्टूडेंट होते हो तो आप सिर्फ अपने एग्जाम पास करने के पर्पज से पढ़ते हो या नंबर लाने के पर्पज से पढ़ते हो। अब मेरा ना तो पर्पज एग्जाम पास करना है, ना मेरा पर्पज नंबर लाना है। ठीक है, मेरा पर्पज ये दूसरे को पढ़ाना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। भाई दूसरे को समझाने के लिए पहले खुद समझ आएगा तभी तो दूसरे को समझाओगे ना। तो इसमें क्या है कि खुद अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता है कि भाई कोई कहीं से भी सवाल पूछ सकता है कि नहीं। इसमें तो बढ़िया सुविधा है कि म्यूट कर दो भाई, कोई पूछेगा ही नहीं, या अलाउ ही मत करो क्वेश्चन पूछना, या बहुत सारे लोग कहते हैं भैया चैट बॉक्स में पूछ लेना, बाद में पूछ लेना। ठीक है ना, लेकिन मतलब फिर भी आपको अच्छी तरह पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना, बिना पढ़ाई किए तो कुछ हो नहीं सकता। तो बैंकर या जो बैंकर चेक या जो डिमांड ड्राफ्ट है, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है। अब ये जो उसके बाद में आता है कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन सो एज टू कंस्टिट्यूट द पर्सन। ये बनाया क्यों जाता है, ठीक है ना। ये 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक। इट इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन so as to constitute the person the holder thereof. हाँ जी, तो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन सो एज टू कंस्टिट्यूट द पर्सन द होल्डर। तो उसके जो होल्डर है उसको ट्रांसफर किया जाता है, उसको ओनर बना दिया जाए, उसको होल्डर बना दिया जाए। ठीक है, जब भी ट्रांसफर करते हैं हम किसी के नाम चेक काटते हैं, किसी के नाम बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, किसी के नाम प्रोमिसरी नोट ड्रॉ करते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये हमने पढ़ा ही है। तो जब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो हम उसको क्या बना देते हैं, हम उसको ओनर बना देते हैं, उसका होल्डर बना देते हैं। ठीक है ना, या उसका होल्डर इन, वहां से फिर वो होल्डर जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनाता है आगे। द मेकर और होल्डर ऑफ ए नेगोशिएबल इवेंट साइन द सेम अदरवाइज देन एज सच मेकर। ठीक है ना, तो अब ये जो होल्डर है, तो फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बैक और फेस, तो आप बैक पे भी लगा सकते हो, फेस पे भी एंडोर्समेंट कर सकते हो। या कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एंडोर्समेंट बहुत ज्यादा हो गई, 20 एंडोर्समेंट हो गई, मार्केट में क्या होता है कि ये ना आगे से आगे चलते रहते हैं। भाई एक ने दूसरे से पैसे लेने थे, दूसरे ने तीसरे से लेने थे, तो वो क्या करते हैं कि फिर आगे से आगे एंडोर्समेंट करते रहते हैं। मान लो बहुत ज्यादा एंडोर्समेंट हो गई तो आप क्या करोगे, उसमें एक स्लिप ऑफ पेपर भी लगा सकते हो। ठीक है, ये है, या फिर स्टैम्प पेपर आपने साइन कर दिया, इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये इस तरह से एंडोर्समेंट हो जाती है। तो एंडोर्समेंट
फेस पे भी हो सकती है, बैक साइड में भी हो सकती है, या अलग से पेपर लगा करके भी हो सकती है। और ट्रांसफर का मतलब ये है कि उसको होल्डर बनाना। ठीक है, आगे अब ये इसमें ब्लैंक एंडोर्समेंट, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ब्लैंक एंडोर्समेंट में क्या होता है, वो सीधे साइन कर देता है पीछे। ठीक है, वो उस पर किसी का नाम नहीं लिखता कि इसको एंडोर्समेंट मैं कर रहा हूं। तो या तो कई बार क्या होता है, एक ही आपने एंडोर्समेंट की, सिर्फ सिंगल एंडोर्समेंट, और उस पर किसी का नाम नहीं लिखा, तो वो ब्लैंक एंडोर्समेंट हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपने क्या किया कि एंडोर्समेंट चलती आ रही है, जो लास्ट एंडोर्समेंट है वो ब्लैंक है। ठीक है ना, लास्ट में आपने किसी का नाम नहीं लिखा, तो वेर दी ओनली एंडोर्समेंट और द लास्ट एंडोर्समेंट इज ब्लैंक, तो वो फिर ब्लैंक एंडोर्समेंट माने जाए। ठीक है, an instrument which may be constructed either as promissory note or bill of exchange is called as ambiguous instrument. ये constructed गलत लिख दिया है, it should be construed actually. तो ये जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट, जो या तो उसको प्रोमिसरी नोट समझ लो या बिल ऑफ एक्सचेंज समझ लो, तो वो उसको हम कहेंगे कि ये एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि क्लासिफाई तो करना पड़ेगा ना, हर एक की अलग अलग कंडीशंस हैं कि भाई ये है क्या, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, चेक है, क्या है ये। इफ द अमाउंट मेंशन्ड ऑन द चेक डिफर्स इन वर्ड्स, अब मान लो अगर वर्ड्स में और फिगर्स में अमाउंट डिफरेंट है, तो कहते हैं कि भाई जो वर्ड्स में है ना उसको मान लिया जाए। ठीक है, बैंकर तो मना ही कर देता है वैसे, लेकिन बैंकर मना क्या करता है, बैंकर क्या नॉर्मली फोन करते हैं कि जी आपका ये चेक आया है, इसमें अमाउंट आपने वर्ड्स में तो ये लिखा हुआ है और फिगर्स में ये लिखा हुआ है, तो ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है ना, तो अगर अमाउंट मेंशन्ड जो है चेक पे ये डिफर करता है वर्ड्स और फिगर्स में, द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स शुड बी कंसिडर्ड। जो वर्ड्स में, क्योंकि आदमी सोचता है भाई हो सकता है फिगर लिखने में तो गलती हो गई हो, एक जीरो आपने फालतू लगा दी हो या कम लगा दी हो, लेकिन फिगर्स लिखने में तो आप सोच के लिखोगे ना कि 1000 है, लैक्स है, क्या है। उसके बाद प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज आर पेएबल ऑन डिमांड इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड। और फालतू लगा दिया, इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज, तो जिसमें अगर कोई टाइम की स्पेसिफिकेशन नहीं है तो ये पेएबल ऑन डिमांड है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो चेक है वो भी एक टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो चेक में भी क्या है कि वो ड्रॉर है, ड्रॉर जो चेक लिखता है वो ड्रॉई कौन होता है, बैंक होता है हमेशा। जिस बैंक का चेक आप काट रहे हो वो ड्राई हो गया, और जिसके नाम आप चेक काट रहे हो वो पे ही हो गया। क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, प्रोमिसरी नोट में 2 ही पार्टीज होती है। ठीक है, तो ये हो गया कि जो प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जो पेएबल ऑन डिमांड है, जिसमें कोई टाइम ऑफ पेमेंट स्पेसिफाइड नहीं है, तो वो जो है वो माना जाएगा पेएबल ऑन डिमांड। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो एक आदमी ने साइन कर दिया, छोटी साहब म्यूट कर लीजिए अपना, आप गुप्ता जी आप भी म्यूट कर लीजिए। तो अगर एक आदमी ने क्या किया, साइन कर दिया और दूसरे को दे दिया, ठीक है, उस पेपर पे स्टैंप भी लगी हुई है, जैसे मैंने बताया इस पे स्टैंप क्या होती है, स्टैंपिंग होती है उसके जो रेवेन्यू स्टैंप लगती है इस पे। तो अगर एक आदमी ने साइन कर दिया और दूसरे को दे दिया, स्टैंपिंग भी प्रॉपर है, ठीक है, और उसने ब्लैंक दे दिया उसको, या कुछ दे दिया कुछ छोड़ दिया, नाम तो लिख दिया, मान लो आपने एम्प्लॉय को चेक देना है, आपने एम्प्लॉय का नाम तो लिख दिया लेकिन अमाउंट छोड़ दिया, भाई ऐसा है यार मैं तो अभी जा रहा हूँ बाहर, तुम्हारा कुछ कन्वीनियंस वगैरह भी बनता होगा, तो जितना अमाउंट तुम्हारे सैलरी प्लस कन्वीनियंस है तुम डाल के अपना पेमेंट ले लेना। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, ये प्राइमा फेसी उसको अथॉरिटी दे दी, ठीक है ना, कि उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, फॉर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड देयरइन एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प, तो इसको कहते हैं हम इनकोएट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, तो इनकोएट का मतलब ये हो गया इनकम्प्लीट। और द डेज ऑफ ग्रेस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ प्रोमिसरी नोट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज द थर्ड डे आफ्टर द डे ऑन विच इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल। इसमें क्या होता है कि जो प्रोमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें आपको ग्रेस 3 डेज की आपको, हाँ 3 डेज की आपको ग्रेस मिलती है इसमें प्रोमिसरी नोट में या बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक में ऐसी कोई ग्रेस नहीं होती, चेक में तो जो डेट है उसी पर वो पेबल होता है, पेबल ऑन डिमांड होता है हमेशा। इंस्ट्रूमेंट्स एंटाइटल्ड टू पीरियड ऑफ ग्रेस इज अ बिल और नोट पेबल आफ्टर साइट। तो ये जो जिसमें पीरियड ऑफ ग्रेस दिया गया है इसको हम कहते हैं पेबल आफ्टर साइट। ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटेड इतना जो है इट इज मेड पेबल एट 1 मंथ आफ्टर डेट, तो इंस्ट्रूमेंट जो मैच्योरिटी हो उसकी होगी 3 दिन बाद उससे। ठीक है,
आगे ये हो गया, ये तो ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसमें 30 अगस्त का है, मान लो इट इज पेएबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट, तो इंस्ट्रूमेंट ये मैच्योरिटी इसकी 3, क्योंकि वो 3 दिन का ग्रेस पीरियड उसमें ले लेते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल दे रखे। उसके बाद में ये जो डे है, जो मैच्योरिटी वाला डे है, मान लो पब्लिक हॉलीडे है, तो क्या होगा, वो नेक्स्ट बिजनेस डे पे चला जाएगा। उसके बाद में माइनर जो है, माइनर भी क्या कर सकता है, वो ड्रॉ भी कर सकता है, एंडोर्स भी कर सकता है, डिलीवर भी कर सकता है और नेगोशिएट भी कर सकता है टू बाइंड ऑल पार्टीज एक्सेप्ट हिमसेल्फ, क्योंकि माइनर को इज नॉट कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, लेकिन जो माइनर जो है ये सब काम कर सकता है, लेकिन उस पर बाइंडिंग कुछ नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये पता है भाई वो माइनर है, तो माइनर के नाम जैसे चेकबुक भी इशू होती है, उसके नाम में अकाउंट भी बन सकता है, जैसे स्कूलों में भी अकाउंट बनते हैं, स्कूल में भी बहुत सारे बच्चों के ना अकाउंट खोलते हैं बैंक वाले। तो द ड्रॉई ऑफ अ चेक हैविंग सफिशिएंट फंड्स ऑफ द ड्रॉअर इन हिज हैंड्स प्रॉपर्ली एप्लीकेबल टू द पेमेंट ऑफ सच चेक मस्ट पे द चेक व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड टू डू सो। जो इसने चेक मान लो काटा है, ठीक है, उसके पास पैसे भी है, ठीक है ना, और वो पेएबल भी है अमाउंट, तो उसको पेमेंट करनी चाहिए। अगर नहीं पेमेंट करेगा तो उसको ड्रॉअर को कंपेंसेट करना पड़ेगा, जो भी अगर उसका फॉल्ट होगा। ठीक है, अब भाई आपने चेक काट दिया, तो ऐसा आप मतलब ये नहीं कि आप उसकी स्टॉप पेमेंट करा दोगे। ठीक है ना, अगर वो पेबल नहीं है किसी चीज के लिए या वो कुछ और कारण है, मान लो आपने उसने गुड सप्लाई किए थे आपको, ठीक है ना, आपने वो गुड सप्लाई किए थे, अब वो तो आप अनपेड सेलर हो गए फिर उसके, और जो है वो उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहा, या वो अनपेड सेलर या इंसॉल्वेंट हो गया, आपको पता चला, तो आपने चेक की स्टॉप पेमेंट करा दी, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फंड्स हैं और एप्लीकेबल हैं और वो पेमेंट बनती है, तो आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देते तो उससे डैमेज हो गया, कोई दूसरे को उस पर कोई बैंक चार्जेस लग गए या कुछ हो गया, या उसका चेक आगे बाउंस हो गया, ठीक है ना, तो उस केस में आपको डैमेजेस देने पड़ेंगे। ये गवर्न होता है सेक्शन 31 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। A negotiable instrument made, drawn, accepted, endorsed or transferred without consideration. अब मान लीजिए किसी ने कोई विदाउट कंसिडरेशन दिया, तो इट क्रिएट्स नो ऑब्लिगेशन ऑफ पेमेंट बिटवीन द पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन। तो कंसिडरेशन मस्ट फ्लो, ठीक है ना, फॉर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो विदाउट कंसिडरेशन आप ड्रॉ, एक्सेप्ट या एंडोर्स या ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स में भी देखा था कि उस केस में भी आप जो है इंस्ट्रूमेंट आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं माने जाओगे, और होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर नहीं हो तो आप सू ही नहीं कर सकते अपने नाम। ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू बेयरर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी। तो उस केस में तो अगर बेयरर है तो सिर्फ डिलीवरी, ठीक है ना, और अगर पेबल ऑन ऑर्डर है तो डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट। ठीक है, तो उसमें एंडोर्समेंट और डिलीवरी आ जाएगी। वेयर एंडोर्समेंट बाय एक्सप्रेस वर्ड्स, अब इसमें क्या होता है, कई बार वर्ड्स में हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। क्या, जब हम एंडोर्स करते हैं, एंडोर्समेंट हमने बताया 3 तरह से हो सकती है, उसके फेस पे भी हो सकती है, बैक साइड पे भी हो सकती है, और अलग से पेपर लगा करके भी हो सकती है। तो एंडोर्समेंट जब एक्सप्रेस वर्ड्स में वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या एक्सक्लूड कर देते हैं कि भाई उस फर्दर नेगोशिएबल नहीं होगा, तो वो कहेंगे भाई ये रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट है, ठीक है, नॉट नेगोशिएबल फर्दर। तो अगर ऐसी कोई एंडोर्समेंट कर दी जाए बाय एक्सप्रेस वर्ड्स which restricts or excludes the right of further negotiability, it is called restrictive endorsement, जैसे not negotiable लिख देते हैं, ठीक है ना। तो where the holder of an instrument endorses in such a manner that it does not incur any liability as an endorser, such endorsement is called as sans recourse endorsement। मैंने आपको बताया sans recourse का मतलब होता है without recourse to me, ठीक है। तो वो उसको एंडोर्समेंट इस तरह से करता है कि भैया मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है एंडोर्समेंट की, ठीक है ना, मैं तो बीच में हूं, वो पहले वाला जाने या तुम जानो। तो इस एंडोर्समेंट को कहते हैं हम सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट, विदाउट रिकोर्स टू मी, सेंस रिकोर्स टू मी, ठीक है। और पार्ट अमाउंट जो है ये एंडोर्स नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया चेक है 20,000 का, आप पीछे लिख दो कि पे टू फलाना ₹10,000 ओनली, वो नहीं हो सकता। जैसे अगर आपको फुल एंडोर्समेंट ही करनी पड़ेगी, तो फुल आप पार्ट अमाउंट की एंडोर्समेंट नहीं कर सकते। ये तो हो सकता है कि आप एक से ज्यादा पेई के नाम में एंडोर्समेंट कर दें, लेकिन आपको जो एंडोर्समेंट है वो कंप्लीट रखनी पड़ेगी हमेशा। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर तो लिखा 20 और पीछे लिखा 10, तो वो नहीं हो। ए होल्डर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट सू इन हिज ओन नेम इन रिलेशन टू द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो होल्डर है वो अपने नाम में नहीं सू कर सकता, होल्डर इन ड्यू कोर्स होना चाहिए, ठीक है।
तो सोल मेकर, ड्रॉअर, पेई, एंडोर्सी, ऑल ऑफ सेवरल जॉइंट मेकर, ड्रॉअर, पेई और एंडोर्सी कैन मेक नेगोशिएट। ये बताया कि कौन कौन सी पार्टीज जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स कर सकती है। देखिए ऐसा है, ये जो चीजें बनी हुई है ना, इसमें क्या है कि हमें कोई सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है कि भैया ये कौन से सेक्शन में आता है, वो कौन से सेक्शन में आता है। हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता क्या है, या किसी चीज के फीचर्स क्या हैं, या लायबिलिटीज क्या हैं, या राइट्स क्या हैं, या रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। इस तरह से हमें याद रखना है। ये नहीं है कि हमें सेक्शन 9 में क्या चीज लिखी है, सेक्शन 10 में क्या लिखी है, इस तरह से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछते जब तक कि बहुत ही फेमस सेक्शन ना हो, या तो 3 बेसिक जो बातें हैं जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के वो दे रखा भाई चेक कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, या नेगोशिएबल वो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ पर डिफाइंड है, या प्रोमिसरी नोट, ये तो पूछ सकता है, या ये कब इफ व्हेन इट केम इनटू फोर्स, इस तरह से कुछ चीजें पूछ लेते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आपको सेक्शन में ऐसा नहीं है कि भाई 200 सेक्शन है तो 200 के 200 आपको याद होने चाहिए, भाई बताओ 111 में क्या लिखा है, 112 में क्या लिखा है, ऐसा। तो लायबिलिटी ऑफ ए कलेक्टिंग बैंकर क्या है, ये जो कलेक्टिंग बैंकर है, जो आप बैंक कलेक्ट करता है, उसका ये है कि भाई प्रेजेंट करना उसको चेक विद इन ए रीजनेबल टाइम, ठीक है, वो हैंड ओवर करने प्रोसीड्स आफ्टर द रिलेशन विदाउट डिले एंड टू सर्व नोटिस ऑफ डिसऑनर, ठीक है। ये एक्चुअली 138 से रिलेटेड है। तो 138 जो है 138 में क्योंकि उसको राइट होता है जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसका, तो टू सू द पार्टी, है ना। तो उस केस में क्या है कि अब वो तभी सू कर पाएगा ना जब उसके पास ये सब प्रूफ होगी। तो बैंकर की भी नेग्लिजेंस नहीं प्रूव होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमने एक बात और पढ़ी थी, वो पढ़ी थी कि भैया अगर उसको कोई डाउट नहीं है तो फिर वो इम्यूनिटी ग्रांटेड है बैंक को, ठीक है। फिर वो फ्रॉड में केस चला जाएगा, वो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जाएगा, बैंक अपनी लायबिलिटी से बच जाएगा। लेकिन अगर बैंक ने रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट नहीं किया, या हैंडओवर नहीं किए प्रोसीड्स आफ्टर रिलेशन, या नोटिस ऑफ डिसऑनर कस्टमर को नहीं बताया, पता चला कि 4 महीने तक कस्टमर को बताया नहीं, ठीक है ना, तो फिर वो राइट ऑफ कस्टमर विल बी हैम्पर्ड। तो ये सब चीजें, ये लायबिलिटी कलेक्टिंग बैंकर की है। और अगर मान लो कोई रेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है ना, कई बार क्या होता है मान लो 3 महीने बाद पेएबल है, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 18% से कैलकुलेट करेंगे। आगे देखते हैं, अंडर सेक्शन 85 ए पेइंग बैंकर इज प्रोटेक्टेड where a check payable to order purports to be endorsed by or on behalf of the payee, the dry banker discharged by payment in due course। तो ये जो पेइंग बैंकर है, ये अब मान लो चेक है पेबल टू ऑर्डर, ठीक है, अब पेबल टू ऑर्डर है, पीछे एंडोर्समेंट है, तो जो ड्राई बैंक है ना वो डिस्चार्ज हो गया अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स हुई है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स हमने पहले ही पढ़ ली। पेमेंट इन ड्यू कोर्स में ये है कि भाई उसने देखभाल करके पेमेंट की। अगर कोई अकाउंट पे चेक उसके पास आया तो उस ये हो सकता है कि उस आदमी ने फ्रॉड से ही वो अकाउंट खुलवा लिया हो, ठीक है ना। चेक उसके पास अकाउंट पे ही था, रामलाल था, उस आदमी ने सारे रामलाल के डॉक्यूमेंट दे दिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट में वो चेक जमा करा दिया, चेक बैंक कैश कर देगा, उसको तो पता नहीं, सपना थोड़ी आ रहा है कि ये। तो उस केस में जो ड्राई बैंक है वो डिस्चार्ज हो जाता है बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। पेमेंट इन ड्यू कोर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी कंडीशंस पहले पढ़ ली। अब लायबिलिटी ऑफ ए बैंकर व्हेन ए चेक हैज बीन मटेरियली अल्टर्ड, ठीक है। अब चेक पे क्या है, बहुत सारी करेक्शन कर रखी है, ठीक है ना, और लेकिन वो लगता नहीं है, मान लीजिए उसने किसी इंक रिमूवर से उसको रिमूव किया और पेमेंट उसकी हो गई अकॉर्डिंग टू द अपरेंट टेंडर, ठीक है ना, तो बैंकर की लायबिलिटी हो जाएगी। और ये जो है द सच पेमेंट शैल नॉट बी क्वेश्चनड बाय रीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हैविंग बीन अल्टर्ड। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने आधा ही उसको चेक दिया, अब चेक पे क्या है आपने सिर्फ अमाउंट लिख दिया। अब अमाउंट लिख दिया तो आपको क्या करना है, उसने क्या किया कि भाई उसको जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो इंक रिमूवर वगैरह लगा के, लेकिन वो सामने से नजर नहीं आ रहा, तो बैंकर की लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि बैंकर की लायबिलिटी इसमें नहीं है अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो गई है, या अगर इवन अल्ट्रेशन भी हुई है लेकिन अल्ट्रेशन आपको नजर नहीं आ रही, ठीक है। और बिल ऑफ एक्सचेंज कब डिसऑर्डर माना जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑर्डर माना जाएगा अगर उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं करती ड्राइव। कई बार क्या होता है कि उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है ड्राइव को, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज के केस अगर पेबल ऑन डिमांड नहीं है तो, ठीक है। तो अगर पेबल आफ्टर सर्टेन डेट है तो उसको एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। तो एक तो ये कि भाई नॉन एक्सेप्टेंस, ये 10 मिनट में एंड हो रही है मीटिंग।
तो एक तो ये है कि बिल इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस बाय द एंडोर्सी। एक तो एंडोर्समेंट जो है अगर उसने एक्सेप्ट नहीं की है, ठीक है, ड्रॉई ने ड्रॉर एक तो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉर होता है, एक ड्राई होता है, एक पेई होता है। तो जिसके नाम बिल ड्रॉ किया गया अगर उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया अनलेस इट इज पेबल ऑन डिमांड, तो वो डिसऑनर मान लिया जाएगा। दूसरा ये है कि वन ऑफ द सेवरल ड्राई मेक्स डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस अपॉन बीइंग ड्यूली रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट द बिल। ठीक है, मान लीजिए एक से ज्यादा ड्राई है, तो उस केस में वो जो है अगर उसके सामने पेश किया गया, वो उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो वो फिर भी जो है डिसऑनर मान लिया जाएगा। और वेयर प्रेजेंटमेंट इज एक्सक्यूज्ड एंड द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड, तो अगर बिल को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो उस केस में भी जो है डिसऑनर मान लिया जाएगा। आगे देखते हैं, द प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंक फॉर क्रॉस चेक, ये जो है सेक्शन 128 में आती है। ये प्रोटेक्शन जो दी गई बैंकर को कब कब प्रोटेक्शन दी गई, एक तो दी वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स वाली, और एक पेमेंट दी गई अगर अल्टरेशन है विच इज नॉट अपरेंटली विजिबल। अब ये कंडीशन दे रखी है फॉर अवेलिंग स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन अवेलेबल टू ए बैंकर। ठीक है, 131 में क्या कहा, 131 में बैंकर के पास इम्यूनिटी है कि बैंकर ने भैया गुड फेथ में दिया, ठीक है ना, उसके बाद उसकी कोई नेग्लिजेंस थी। पेमेंट इज रिसीव्ड फॉर ए कस्टमर ऑफ द बैंक, ये कस्टमर का चेक था वो पास हुआ, और चेक इज क्रॉस जनरली या स्पेशली बिफोर इट इज प्रेजेंटेड टू द पेइंग बैंक। ठीक है ना, तो चेक पे क्रॉसिंग भी है, तो उस केस में बैंकर को इम्यूनिटी मिल जाती है। द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉअर ऑफ ए फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज रेगुलेटेड इन ऑल एसेंशियल मैटर्स बाय द लॉ ऑफ द प्लेस वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज मेड। अगर जैसे हमने पढ़ा भाई दो तरह के वो होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, एक तो इनलैंड होते हैं और एक फॉरेन होते हैं। इनलैंड कौन होता है, मेड इन इंडिया और ड्रॉन ऑन ए पर्सन इन इंडिया और पेएबल इन इंडिया, इन दोनों में से एक कंडीशन, बट मेड इन इंडिया शुरू में, ठीक है ना। तो और जो ये मेड इन इंडिया ही नहीं हो तो वो फॉरेन हो गया। तो इस केस में जो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जो लाइबिलिटी है, जहां पर भी वो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ है, भाई फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है तो नेचुरली बाहर ही ड्रॉ हुआ होगा, यहाँ तो हुआ ही नहीं होगा, तो जहां पर भी ये ड्रॉ हुआ है वहां के जो लॉ है उनसे गवर्न होगा। उसके बाद में वेर एनी चेक ड्रॉन बाय ए पर्सन on an account maintained by him with a banker for payment of any sum of money to another person from out of that account for the discharge in whole or in part of any debt or liability is returned by the bank unpaid। ठीक है, अब चेक हुआ वो वापिस हो गया, या क्या है कि भाई अमाउंट इनसफिशिएंट है या इट एक्सीड्स अरेंजमेंट, ठीक है ना, तो इस केस में क्या होगा कि वो मान लिया जाएगा कि उसने एक ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, अब उसको क्या होगा, उसको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी 2 साल की। ठीक है जी, तो पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे बी एक्सटेंडेड टू 2 years, या फाइन होगा डबल द अमाउंट का, या दोनों होगा। और इसके अलावा बैंकर जो है यूजुअली जो कोर्ट जो है वो यूजुअली इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जो डेट ऑफ पेमेंट थी और जो अब फाइनल डेट ऑफ पेमेंट है तब उस तक। ठीक है, उसके बाद में अब 138 को अगर इन्वोक करना है आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, तो या तो आप पेई होने चाहिए या होल्डर इन ड्यू कोर्स होने चाहिए। ठीक है, आपको पेमेंट डिमांड करनी पड़ेगी, नोटिस देना पड़ेगा आपको कि भैया विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन कि आप जो है ये पेमेंट मेरे को करो। ठीक है, अब इसमें ये है कि ये जो फॉर इसमें कोई लीगली एनफोर्सेबल डेट या अदर लायबिलिटी शुड है, आपका कोई लीगली एनफोर्सेबल डेट होना चाहिए या लायबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब कोर्ट्स कौन करेंगे, कम से कम इसमें जो कोर्ट जो इसमें क्राइटेरिया है कि कोर्ट्स इससे नीचे नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो या नॉट इनफीरियर टू दैट ऑफ ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट, या तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो यही कोर्ट ये जो है 138 के सेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। Notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure, no court shall take cognizance of any offence punishable under section 38 except upon a complaint। ठीक है, पहली बात तो कंप्लेंट होनी चाहिए इन राइटिंग मेड बाय द पेइंग या होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, ये दोनों ही कर सकते हैं, होल्डर सू नहीं कर सकता, जो सिर्फ होल्डर हो, या तो पेई सू करेगा या होल्डर इन ड्यू कोर्स सू करेगा, और ये कंप्लेंट होनी है विद इन 1 month। ठीक है, ये जो मैंने आपको 5 स्लाइड बताई है ना शुरू में, उनमें सब चीजें कवर कर दी। So it is made within 1 month of the date on which the cause of action arises। ठीक है, उसके बाद में with respect to multi-city check, अब आजकल क्या हो गया कि मल्टी-सिटी चेक्स इशू होने लग गए हैं। तो मल्टी-सिटी चेक में क्या होगा, ये ऑफेंस कहां पर माना जाएगा। ठीक है, तो जिसके जुडिशियल जुरिस्डिक्शन में पेई या होल्डर या ड्रॉर जो है वो उसके जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, क्योंकि क्या होता है कि भाई अब मल्टी सिटी चेक बुक है,
ठीक है ना। तो उसका पेई कहां पर है, या उसका होल्डर कहां पर है, या ड्रॉर के कहां पर है, उसके हिसाब से उस कोर्ट में वो डिस्प्यूट एंटरटेन किया जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये कहता है जी इन द केस ऑफ ए कन्विक्शन, अगर मान लो समरी ट्रायल हो गया अंडर सेक्शन 143, तो इट शुड बी लॉफुल फॉर द मजिस्ट्रेट टू पास ए सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। वैसे नॉर्मली तो 2 साल की है, ठीक है ना, 2 साल की है और डबल द अमाउंट फाइन है। लेकिन इसमें क्या समरी ट्रायल भी हो सकता है, ये 143 में समरी ट्रायल की बात करता है। तो इसमें क्या होता है कि 1 साल तक की सजा दे सकता है और फाइन कर सकता है जो है 5,000 तक का, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग होना चाहिए। उसके बाद में कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं द कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 में, और ये आप चेक कर लेना, 143 में हो सकता है मिनिमम हो शायद 5,000, तो आप चेक कर लीजिएगा। और 1 साल, नॉर्मली 2 साल की सजा है और ट्वाइस द अमाउंट है, तो इसमें 1 साल की सजा में भी कर सकते हो, और स्पेसिफाइड फाइन जो है उसके हिसाब से समरी ट्रायल हो सकता है। भाई पता चलता है उसको कि बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, है कि नहीं, और वो पैसे देने को राजी है, तो इस तरह से समरी ट्रायल में भी छूट सकता है। उसके बाद द कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 में ऑर्डर द ड्रॉर ऑफ द चेक टू पे इंटरिम कंपेंसेशन। कई बार क्या होता है लंबे लंबे केस चलते हैं, तो वो कहता है भाई इंटरिम करोड़ों रुपए का चेक है मान लो, तो वो क्या इंटरिम कंपेंसेशन भी दे देते हैं, वो 20% तक हो सकती है अमाउंट ऑफ द चेक, ठीक है। वो कह देगा भाई ऐसा है मेरे मिलॉर्ड, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, अभी मैं 20% दे देता हूँ, ठीक है, तो एज इंटरिम कंपेंसेशन वो दे सकता है। उसके बाद ये इंटरिम कंपेंसेशन जो होगा ये विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और विद इन सच फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days एज में बी डायरेक्टेड बाय द कोर्ट ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन बाय द ड्रॉअर ऑफ द चेक, ठीक है। तो जिसने चेक ड्रॉ किया था उसकी वो सफिशिएंट कॉज दिखाता है कि जी ऐसा है, मेरी हालत तो डॉक्टर साहब, मेरी तो मजिस्ट्रेट साहब सही नहीं है, तो मैं अभी 20% इसको पेमेंट दे देता हूँ, बाकी देता रहूंगा, तो उसमें इंटरिम कंपेंसेशन के लिए 20% तक जो है एग्री किया जा सकता है। और इसको पेमेंट देनी पड़ेगी विद इन 16 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, या इसमें मैक्सिमम 30 days का और ग्रेस हो सकता है, तो विद इन 90 days तो उसको देनी पड़ेगी। ये जो इंटरिम कंपेंसेशन है ये इट में बी रिकवर्ड एज इफ इट वाज ए फाइन, ठीक है। जैसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में फाइन के प्रोविजन है कि फाइन कैसे रिकवर किया जाएगा, तो ये जो इंटरिम कंपेंसेशन है जो 143A में पेबल है, तो 143 में समरी असेसमेंट है, 143 में ए में इंटरिम कंपेंसेशन है, तो 143A में जो है इट में बी रिकवर्ड, ठीक है, एज इफ इट वर ए फाइन। उसके बाद नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट शैल बी कंपाउंडेबल। ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है कि आप पैसे देके छूट सकते हो, जेल कोई जरूरी नहीं है, कईयों में तो क्या होता है कि जेल होगी ही होगी, ठीक है ना। तो ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल में वो कहता है मजिस्ट्रेट साहब ये गलती हो गई, लो मैं फाइन देने के लिए तैयार हूँ, तो कंपाउंडिंग हो सकती है, ठीक है। आगे चल, क्योंकि भाई आपने मनी का ही फ्रॉड किया ना, अगर आप पैसे देने को राजी हो, आप फाइन देने को राजी हो, इंटरेस्ट देने को राजी हो, तो ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं कि वो कहेंगे नहीं तो मैं जेल भेजेंगे ही भेजेंगे। इन अपील बाय द ड्रॉअर अगेंस्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138 the appellate court may order the appellant to deposit such sum which shall be a minimum of 20% of the fine or compensation awarded by the trial court। अब मान लीजिए ट्रायल कोर्ट ने गिल्टी प्रूव कर दिया जो भी ड्रॉअर था, ठीक है, कि भैया इसने चेक जो है ये गड़बड़ 138 का बाउंसिंग तो प्रूव हो गई। अब उसने अपील कर दी, जो ड्रॉअर था जिसने चेक दिया था उसने, तो जो एपेलेट कोर्ट है वो कहेगा भाई जो भी फाइन या कंपनसेशन अवार्ड हुआ है ट्रायल कोर्ट से उसका कम से कम 20% पेमेंट दो, तभी हम अपील सुनेंगे, वरना अपील नहीं सुने, ठीक है जी। तो ये जो है ये हमने अब पूरा कवर कर लिया।